अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मेक श्योर कर दें मेरी आवाज़ आप तक आ रही है एंड द स्क्रीन इज आल्सो विजिबल टू यू पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ग्रेट। मेरी आवाज़ क्लियर आप तक पहुंच रही है? एंड व्हाट अबाउट द स्क्रीन? इज इट विजिबल? क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। Sarifra Noor here, your Pakistan Studies teacher. Dear students, as you all know that हम अपना चैप्टर नंबर जो 12 है वो कल स्टार्ट किए हुए हैं, और आज जो है हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज हमारा ये चैप्टर भी और कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो कंप्लीट हो जाता है, आई विल कवर्ड इट इन 26 स्लाइड्स, देन इट्स फाइन। अगर कुछ स्लाइड्स रह जाती हैं तो फिर हम उसको नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, तो वो हमारा कोर्स का लास्ट जो है वो हमारी क्लास होगी। लास्ट इन द सेंस एक्सप्लेनेशन की लास्ट क्लास होगी। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कितना रिवीजन करना है। क्लासेस हमारी अपनी रूटीन के मुताबिक होगी। हमने क्लासेस को इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे, कोई परेशानी इस तरह की मुश्किल ना आए, तो हमने क्लासेस को स्किप नहीं करना, लेकिन स्मूथली हमारा कोर्स एक मरतबा कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट लेक्चर नंबर 46। पाकिस्तान का स्टेटस देखना है, पाकिस्तान का रोल देखना है, और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन देखनी है। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, खास तौर पर दो, यूरोपियन यूनियन को चेक करेंगे एंड ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को चेक करेंगे। कोर्स आपके सामने है, जो एनबीएफ की बुक है उसमें से जो चैप्टर नंबर 12 है, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल हम यूनाइटेड नेशन को कर चुके थे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेंशन है, पाकिस्तान प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट पीस, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब पाकिस्तान रीजन के अंदर भी और इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है, एक अहम रोल प्ले कर रहा है। किस किस चीज में? प्रमोट करने को, पीस को प्रमोट करने में, कोऑपरेशन करने में एंड डेवलपमेंट में। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? These organizations include ECO, Economic Cooperation Organization, EU, European Union, SCO, Shanghai Cooperation Organization, ब्रिक्स, ऑब्जर्वर इंटरेस्ट इसके अंदर, एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की भी जो वैल्यूज हैं वो है हमारे सामने। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, ठीक है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है, ये इसके अंदर शामिल है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ममालिक जो हैं ये ब्रिक्स का हिस्सा हैं। अब ये एक एक ऑर्गेनाइजेशंस आगे चलकर एक्सप्लेन्ड है, और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो एक्सप्लेन्ड है कि पाकिस्तान स्टेट मेंबर स्टेट है, ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट है, एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, साइलेंट मेंबर का रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान का स्टेटस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हम इसको चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस प्रेजेंटेशन पे हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान का रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन द ईसीओ एंड रिलेशंस विद द यूरोपियन यूनियंस। सबसे पहले ईसीओ को देख लेते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर लेते हैं। ईसीओ इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल, इंटर मींस इंटरनेशनल सतह पर है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश टू प्रमोट, किस मकसद के लिए बनाया गया? इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, के सकाफत की बुनियाद पर, टेक्निकल असिस्टेंस की बुनियाद पर, इकोनॉमी की बुनियाद पर क्या किया जा सके, इन इन एरियाज को पाकिस्तान के हवाले से इन तमाम जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। इनिशियली फाउंडेड इन 1964, इसको हाईलाइट कर ले अपने पास कि 1964 में इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था विद द नेम ऑफ आरसीडी, आरसीडी के नाम से।
आरसीडी कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट बाय ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। देयर वर 3 मेंबर्स इनिशियली। जब 1964 में बन रहा था, ये आरसीडी था। और आरसीडी, उसके अंदर ईरान था, पाकिस्तान था एंड टर्की, 3 ममालिक थे, जिसका मकसद था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। फिर इसको रीनेम्ड कर दिया गया एज ईसीओ इन 1985 के अंदर। 1985 में इसको रीनेम्ड क्यों किया गया, देखें। 1979 के अंदर ईरान के अंदर रिवोल्यूशन आती है, खुमेनाई गवर्नमेंट और वो सारा का सारा जो इस्लामिक एंड ईरानियन रिवोल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, वो आती है तो आरसीडी डिफंक्ट हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। फिर तकरीबन 1979 से 1985 तक, 6 साल तक आरसीडी नहीं काम कर रहा था। फिर उसको दोबारा रीनेम्ड कर देता है, ईसीओ बनाया जाता है 1985 में। एंड लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 10 मेंबर कंट्रीज फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। अभी इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो ईरान में है, तेहरान के अंदर मौजूद है। देखिए, हेडक्वार्टर्स तेहरान जो है ईरान के अंदर मौजूद है। अब ये आरसीडी या ईसीओ जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उसका मकसद था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जा सके, कल्चरल कोऑपरेशन की जा सके, टेक्निकल कोऑपरेशन की जा सके। मेंबर स्टेट्स पहले 3 थे, बाद में 10 कैसे हो गए? 1991 के अंदर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो वजूद में आई। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये स्टेट्स सामने आई। तो 5-6 ये स्टेट्स हो गई, 3 पुरानी हो गई, अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब इसके जो करंट मेंबर स्टेट्स की तादाद बनती है वो 10 बनती है। आई होप सो ये जो ओवरव्यू है ऑफ ईसीओ का, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब पाकिस्तान का स्टेटस देखते हैं कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है ईसीओ में। पाकिस्तान इज अ फाउंडिंग मेंबर। जब यह बन रहा था 1964 में आरसीडी के नाम से, तब से पाकिस्तान इसका मेंबर है। एंड होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान की खास अहमियत है। Pakistan's geostrategic location serves as a natural bridge between Central Asia, South Asia and the Middle East. जितने सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, साउथ एशियन स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उन तमाम के दरमियान पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पर आप आसानी से सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की लोकेशंस की इंपॉर्टेंट है। तो जब पाकिस्तान की लोकेशन की ये इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली ईसीयू के अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या रहेगा? हाईलाइटेड रहेगा। पाकिस्तान प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। के इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करने में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाने में पाकिस्तान एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। एंड ईसीओज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मैंडेट है, अलाइन विद पाकिस्तान विजन, पाकिस्तान के नजरिए के मुताबिक है। जैसे पाकिस्तान चाहता है वैसे ईसीओज भी चाह रहे हैं। ऑफ व्हाट? विजन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, के रीजनल, इस खित्ते के अंदर आप इसमें कोऑपरेट किया जा सके एंड इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी लाई जा सके, मुस्तहकम बनाया जा सके। नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईसीओ। और ईसीओ तो बना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? किस मकसद के लिए बना है? एम्स क्या है, मकासद क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी तो है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो है, लेकिन इसको अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करेंगे, आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, तो देयर शुड बी दिस 4-5 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट, जो 5 पॉइंट्स हैं, ये मस्ट होने चाहिए। नंबर 1, प्रोमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग मेंबर स्टेट्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, करंटली कितने मेंबर स्टेट्स हैं मुबशरा? आप बताएं। मैंने भी बताया, करंटली मेंबर स्टेट्स की तादाद कितनी है? इसी 10। गुड। 10 मेंबर स्टेट्स की तादाद है। तो 10 मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं, उनके साथ इनका अच्छा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, मिलजुल कर काम करें। नंबर 2, स्ट्रेंथन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, या लिंक्स बनाए जाएं कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आपस में इनकी आसानी से हो सके। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इन्हांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। ट्रेड एंड अपॉर्चुनिटीज जितनी भी आएगी, ट्रेड, डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज, इन तमाम के तमाम चीज़ों में इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके और इसकी कोशिशों को निखार कर खूबसूरती के साथ नए मौके दिए जा सके, ताकि आने वाले वक्तों में क्या हो सके, आसानी के साथ ये चीज़ें अचीव हो सके। नंबर 4 में है फॉस्टर कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलाबोरेशन, के कल्चरली, साइंटिफिकली एंड टेक्निकली जितने भी कोलाबोरेशन है, ताउन है आप इसका, उसमें
कुव्वत पैदा की जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, बड़े पैमाने पर किया जा सके। एंड सपोर्ट रीजनल पीस, और इस रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके। सो दीज आर द फाइव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल चेक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड प्रमोशन कैसे कर रहा है काम, कौन कौन से इदारे उस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान एक्टिवली एडवोकेट्स फॉर इंट्रा रीजनल ट्रेड। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। अगर हम इंटर की बात करते हैं तो एक खत्ते से दूसरे खत्ता, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग कॉलेज में है ना, तो मैं बात कर दूं इंट्रा कॉलेज, तो इंट्रा कॉलेज मींस कॉलेज के अंदर। इंटर कॉलेजेस, अब कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, कॉलेज के बाहर कंपटीशन चल रहा है, इंटरनेशनल, मुल्क से बाहर। तो इंट्रा रीजनल मींस के इस रीजन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक्टिवली कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। ईसीओ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ECOTA, ईसीओ ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से, एम्स टू रिड्यूस, मकसद क्या है, कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, क्या, टैरिफ्स। टैरिफ्स किसे कहते हैं, टैक्सेस, महसूलात, ट्रेड बैरियर्स, जितने भी तिजारती रुकावटें हैं उसको ख़त्म किया जा सके, टैक्सेस को ख़त्म किया जा सके, टैक्सेस की शरह कम की जा सके, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। सो एज अ रिज़ल्ट आपकी ट्रेड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पाकिस्तान हैज़ इनकरेज कस्टम कॉपरेशंस एंड सिंप्लीफाइड बॉर्डर प्रोसीजर्स, के बॉर्डर प्रोसीजर्स एंड कस्टम्स कॉपरेशन के साथ जो है पाकिस्तान इस चीज़ को इनकरेज कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, सिंप्लीफाइड कर रहा है कि बॉर्डर के ऊपर आप लोग कुछ खास टैक्सेस, खास बैरियर्स नहीं शो करें। हाँ, इतना जो चेक एंड बैलेंस होता है वो करें, बाकी ट्रेड को आप आसान बनाएं। जितना आप ट्रेड को आसान बनाएंगे उतनी ज़्यादा ट्रेड होगी, जितनी ज्यादा ट्रेड होगी एज अ रिजल्ट आपके मुल्क को फायदा पहुंचेगा, और जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उसको भी फायदा पहुंचेगा। एंड पाकिस्तान एक्टिवली प्रमोट्स इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल कंटेनर ट्रेन टू कनेक्ट साउथ एंड सेंट्रल एशिया विथ यूरोप। ITI, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल। इस्लामाबाद पाकिस्तान, तेहरान कहाँ है, ईरान में, इस्तांबुल कहाँ है, टर्की। तो ये तीन जो मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ECO के, ITI के तहत कंटेनर ट्रेन टू कनेक्ट साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया विद इन यूरोप के साथ इसको कनेक्ट करके इसकी तकवीत को मजीद बढ़ाया जाए, और इसमें मजीद क्या लाया जाए, बेहतरी और तरक्की लाई जाए। अब हमने डेवलपमेंट देख ली, अब चेक चेक करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि ये ट्रेड होगी, ये ट्रेड कैसे होगी, कौन से रास्ते के तहत होगी, रोड्स क्या होंगे, रेलवे क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उसमें क्या काम किया जा रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान हैज़ इन्वेस्टेड इन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अंडर ECO, कि कैसे रास्तों को आसान बनाया जा सके, तरक्की की जा सके, तरक्की की राह पर सफर गामजन किया जा सके, और रास्तों को हमवार बनाकर तिजारत को बढ़ाया जा सके। ECO ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, TTFA, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सपोर्ट्स बेटर रीजनल कनेक्टिविटी, के कैसे इस रीजन्स को कनेक्ट किया जा सके, ज़मीनी रास्ते बनाए जा सके। ECO प्रोजेक्ट्स लाइक ECO हाईवे एंड ECO रेलवे इम्प्रूव ट्रेड रूट्स, ज़मीनी रास्ते, चाहे वो समंदरी रास्ते हैं, चाहे वो ज़मीन के तहत रास्ते हैं, चाहे वो रेलवेज के साथ कनेक्टिविटी आ रही है, तो इसको कनेक्टिविटी लाई जा सके। एंड पाकिस्तान पोर्ट्स जो कि समंदर के अंदर है, खास तौर पर स्पेशली गवादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान में है, सर्व एज गेटवेज फॉर इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स। गेटवे मींस कि वो इस रास्ते से दाखिल होते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन स्टेट्स के पास वार्म वाटर नहीं है, वो लैंड लॉक, अफगानिस्तान आल्सो लैंड लॉक। तो वो फिर इनके तहत पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के तहत क्या करते हैं, अपनी समंदरी तिजारत करते हैं। तो इसको डेवलप किया जा सके ताकि आप इसमें इन रीजन को फायदा पहुंचा जा सके। एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन कहते हैं बिजली की पैदावार के अंदर। पाकिस्तान सपोर्ट्स जॉइंट एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड शेयरिंग प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान इसमें काम कर रहा है जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मिलके, जैसे कि प्रोमोट्स रीजनल इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस पाइपलाइन नेटवर्क सच एज टापी,
टापी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये जो गैस पाइपलाइन है इसके अंदर। एंड CASA, पिछली क्लासेस में हम CASA को पढ़ चुके हैं, जिसकी अब्रिविएशन है सेंट्रल एशिया साउथ एशिया थाउजेंड प्रोजेक्ट कम्प्लीमेंट्स ECO's गोल बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया। कि सेंट्रल एशिया से कैसे बिजली को ट्रांसमिट करके साउथ एशिया लाया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, बिजली की जो शॉर्टेजेस हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये एनर्जी के कॉपरेशन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। गैस के अंदर टापी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, एंड टापी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। कल्चरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन कैसी है, कल्चर के हवाले से कितनी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेज ECO कल्चरल फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म इवेंट्स, एंड promotes cultural diplomacy एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस। कि कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस को प्रमोट किया जा सके, यहाँ के लोग वहाँ जा सके, वहाँ के लोग यहाँ आ सके, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, इवेंट अटेंड करने के लिए, फेस्टिवल्स अटेंड करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें, सीख सकें। द ECO साइंस फाउंडेशन, ECOSF Science Foundation, headquartered in Islamabad, enhances cooperation in science and technology। के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा कर रहा है कि कैसे इसको मज़ीद इम्प्रूव करके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इस सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ सके। एंड आल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मेंबर स्टेट्स। के मेंबर स्टेट्स को मिला के वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे रहा होता है, स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से एंड कल्चरल एक्सचेंज के भी हवाले से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे हम मूव करते हैं। चैलेंजेस की तरफ आते हैं। क्लियर है, ओके। चैलेंजेस की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इस रीजनल चैलेंजेस में क्या क्या सामने आ रहा है। पाकिस्तान एक्टिवली कंट्रीब्यूट्स टू काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इन ACO। कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। promotes joint intelligence sharing and anti-narcotics initiatives। जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, ISI एजेंसी की तरह जो काम कर रही होती हैं, उनके साथ मिलके एंटी नारकोटिक्स, नारकोटिक्स जो कि मंशियात होती हैं उसका रोकथाम करना, उसको स्टॉप करना, उस चीज़ का ड्रग्स एब्यूज को रोकना, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। leads efforts in disaster management focusing on risk reduction and humanitarian response। कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एरियाज है, जहाँ पर डिजास्टर्स हैं, तबाही मचती है, सैलाब आता है, जलजला होता है, वोल्केनिक एरप्शन है, डिफरेंट जितने भी डिजास्टर एरियाज है, वहां पर फोकस किया जा सके कि रिस्क को कम से कम किया जा सके, नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। अब कुदरती आफत है, आप उसको रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप। अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते तो आप कुछ ऐसी रिडक्शन के अपने लिए इकदाम पहले से ले सकते हैं कि उसके साथ आपको नुकसान ना पहुंचे या कम पहुंचे। फिर इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस, अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, जलजला है, सैलाब है, वोल्केनिक एरप्शन है, क्लाउड बर्स्ट आजकल तो ज्यादा है, तो इस चीज में फिर आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे लोगों की खिदमत करने में। ठीक है। हॉस्टेड 2024 SCO समिट पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान ने समिट को होस्ट किया है। शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना की है, विद फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। के इस खत्ते के अंदर काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम किया जा सके। क्रिटिकली देखते हैं पाकिस्तान का रोल इन दी ECO। पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान ने कितना अचीव किया है और कितना कुछ पाकिस्तान अचीव कर सकता था लेकिन नहीं कर सका। पाकिस्तान has significantly strengthened ECO's agenda but faces implementation delays due to। पाकिस्तान एजेंडा तो बनाता है, मानता भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। सेम इज इट, हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो कहीं कहीं पर, बल्कि मोस्टली ऑफ द प्लेसेस पर अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो इट डजंट मीन दैट इट इट इज द मिस्टेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द मिस्टेक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी।
हु आर अनेबल टू डू सो, कि नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये चार नीचे वजूहात बताई गई हैं कि इन इन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान इसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। नंबर वन, पॉलिटिकल बैरियर्स अमंग मेंबर स्टेट्स। इंडिया है, पाकिस्तान है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इसके अंदर पॉलिटिकल बैरियर्स इनके बीच में। लिमिटेड फॉलो थ्रू ऑन ट्रेड कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स नहीं हो पा रही ट्रेड की, टैक्सेस के हवाले से, वट एवर इस चीज़ों से। एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान फुल पोटेंशियल। जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान की चल रही है वो पाकिस्तान को रोकता है कि पाकिस्तान पूरे पोटेंशियल के साथ इसमें काम करे। एंड रीजन के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, पर्टिकुलरली इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, अफेक्ट्स प्रोग्रेस। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए भी और ईसीओ के लिए भी क्या है, ये मसले की एक वजह है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर ईसीओ, के आने वाले वक्तों के लिए आप क्या कहते हैं, ईसीओ कैसे काम करे। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी अमंग मेंबर स्टेट्स, के स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश जो है वो मजबूत होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी ऐसे ना हो कि आज आपने पॉलिसी दे दी और फिर आप पॉलिसी से हट गए और आने वाले वक्तों में फिर 2 4 5 10 साल बाद आप पॉलिसी दे रहे हो फिर हट रहे। नो, इट कंटिन्यूटी के साथ ना, हम कहते हैं ना एक काम के अंदर आपको कंटिन्यूटी शो करनी है, हार्ड वर्क शो करना है, तो उसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, कोशिश करें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, बजाय इसके कि आप लेन देन पेमेंट के उस पर करें ना। तो इससे अगर आप रोड्स बना रहे हैं, रेलवे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सड़क जाके मिलती है और आने वाले रास्ते आपके लिए आसान बनाती है। और डिजिटल कनेक्टिविटी, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल सब कुछ है, तो उसकी कनेक्टिविटी के अंदर भी कोशिश की जा सके। तो ये सजेशंस है हमारी तरफ से, रिकमेंडेशंस है। इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन ईसीओ प्रोजेक्ट्स, अगर गवर्नमेंट नहीं फैसिलिटेट कर पा रही तो प्राइवेट सेक्टर्स के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप वेलकम करें, फैसिलिटेट करें, ताकि वो आगे आकर अहम किरदार अदा करें। एंड पाकिस्तान शुड कंटिन्यू प्रमोटिंग रीजनल पीस, ट्रेड एंड कोऑपरेशन, पाकिस्तान को इसको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए काम करना चाहिए, डिस्पाइट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें कुछ हासिल ज़्यादा हो रहा है या नहीं, लेकिन आप इसके लिए कोशिश करते रहें। अब पाकिस्तान का मल्टी फेसेटेड रोल देखते हैं और फिर हम यूरोपियन यूनियन की तरफ मूव कर जाएंगे। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, एक्टिव मेंबर भी है, सिंपली सी चीज़ है। प्रोमोटर ऑफ रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन, रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। कंट्रीब्यूटर टू एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। सपोर्टर ऑफ कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज, एजुकेशनल पॉलिसी, स्कॉलरशिप्स, टेक्निकल एजुकेशन, कल्चरल, तो इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। एंड एडवोकेट ऑफ रीजनल एंड काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन, कि इनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी कोशिशें की जा रही है। अब हम ट्रांजिशन देखते हैं पाकिस्तान की ईसीओ से निकलने के बाद यूरोपियन यूनियन की जानिब ना। अगर हम ईसीओ की बात करते हैं तो फोकस इज ऑन रीजनल कोऑपरेशन, ये सिर्फ रीजन के अंदर कोऑपरेशन की बात करते हैं ना। RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, फिर ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पाकिस्तान की इंगेजमेंट जो है विद इन यूरोपियन यूनियन जो है, वो ग्लोबल ट्रेड की बात करती है, रीजन की बात नहीं करती, डिप्लोमेसी की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। तो अभी हम जो नेक्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान का रोल बताएगा, पाकिस्तान का स्टेटस बताएगा एंड पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बताएगा यूरोपियन यूनियन के साथ। ईसीओ में किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो पूछ ले। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है, गुड। अच्छा, अगर हम ईयू की बात करते हैं, ईयू स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन, वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1993 अंडर द maastricht ट्रीटी। जो maastricht ट्रीटी हुई है, और डेट शुड बी क्लियर टू यू, कि 1 नवंबर 1993 यूरोपियन यूनियन एक यूनियन फॉर्म्ड हुआ है यूरोपियन कंट्रीज का। इसके अंदर 27 कंट्रीज हैं यूरोप की। एंड फोकस इस खास तौर पर कोशिश कर रहा है, जोर दे रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाई जा सकती है, ह्यूमन राइट्स को
सिक्योर किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है। पाकिस्तान इज़ नॉट एन यूरोपियन यूनियन मेंबर, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बट इंजॉयज बायलैटरल रिलेशंस। लेकिन पाकिस्तान इनके मेंबर स्टेट्स के साथ दो तरफा बायलैटरल, बाय मीन्स टू, जैसे बाई साइकिल होती है ना, ट्राई मीन्स थ्री, बाय मीन्स टू, तो बायलैटरल मीन्स पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात इनके साथ बनाए हुए हैं। अब यूरोपियन यूनियन में जो स्टेट्स हैं उनके साथ पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसा है, हाउ इट इज। द यूरोपियन यूनियन इज पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, मेनली फॉर टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड लेदर गुड्स। कोई बता सकता है व्हाट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपोर्ट? आउट ऑफ कंट्री, व्हाट आउट ऑफ कंट्री? व्हाट इज एक्सपोर्ट? सिंपली गुड्स। कैसे डिफिनेशन हम कैसे करेंगे? हाँ, ऐसे है ना, द थिंग्स विच आर सरप्लस, यस, जो हमारे मुल्क में ज्यादा होती हैं, एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन इट, हम उसमें खुद कफील होते हैं, हमें दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी जरूरत खुद उससे पूरी कर पाते हैं, और ना सिर्फ पूरी कर पाते हैं बल्कि हम उसको बाहर के मालिक में बेच कर पैसे भी कमाते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहता है। तो पाकिस्तान जो है ज्यादातर टेक्सटाइल, कपड़ा, गारमेंट्स एंड लेदर गुड्स जो है वो बेचता है यूरोपियन यूनियन को। पाकिस्तान बेनिफिट्स फ्रॉम जीएसपी स्टेटस सिंस 2014, जो जनरलाइज, जो स्पेसिफाइड प्रेफरेंसेस है ना, तो उसमें से पाकिस्तान फायदा हासिल कर रहा है, विच ग्रांट्स ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ईयू मार्केट। ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं आप, कि यूरोपियन यूनियन की मार्केट को आप फ्रीली बेचते हैं, टैक्सेस से कम और ज्यादा फायदा। Compliance with 27 international conventions, human rights, labor governments, it's mandatory. And European Union Pakistan trade exceeds 12 billion euros annually. पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स की बात कर ले। जीएसपी का मतलब है जो जनरलाइज्ड प्रेफरेंसेस थी ना, आप किसी चीज़ के अंदर वो जीएसपी स्कीम की जो हमने बात की थी, उसके अंदर जो प्रेफरेंसेस पे आप चीज़ों को सेल आउट करते हैं तो वो जीएसपी कहलाता है। ट्रेड सिस्टम होता है जहां पर आप डेवलप कंट्रीज को प्रेफरेंशियल या कहते हैं टैरिफ्स जो है कम कर देते हैं ना, टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते आपको, वो जीएसपी स्कीम है। जी। पॉलिटिकल इंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस established in 1962, डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात, and the Strategic Engagement Plan SEP signed in 2019 enhances cooperation in these three sectors: democracy and governance, security and counter-terrorism, and sustainable development। इन तीन चीजों में ये काम कर रहे हैं पॉलिटिकली इनके साथ। रेगुलर बेसिस पर इनके पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं जो कि हमारे मुल्क की डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, और यूरोपियन यूनियन हमारे मौक़िफ़ से आगाह होते हैं और हम इंटरनेशनल इश्यूज पर उनके मौक़िफ़ से आगाह रहते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट का काम किया जा चुका है? द यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू पाकिस्तान, जैसे कि मल्टी एनुअल इंडिकेटिव प्रोग्राम 2021 to 2027 allocates 265 million euros for education, for governance and sustainable growth। जो डेवलपमेंट के असिस्टेंस है कि आपको इतना पेमेंट कर दिया जाएगा ताकि आप डेवलपमेंट में ये फला फला एरियाज में काम कर सके। फोकस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन, एजुकेशन को बेहतर करने पे काम कर रहा है। वोमेन एम्पावरमेंट, खातन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट, जो देहात हैं उनको कैसे उठाया जाए उनके लिए काम कर रहा है। Effective governance and transparency are key to utilizing aid successfully। अगर आपके मुल्क के अंदर गवर्नेंस सिस्टम इफेक्टिवली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी, जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं आपको पता होगा कि कितना फंड आया है, कहाँ पर लगा है, कहाँ पर नहीं लगा,
तो आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो बस फिर जो पाकिस्तान का हाल है मजीद इससे बेहतर नहीं हो सकेगा। ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन एम्फेसिस जोर दे रहा है, कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एंड जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए। कंप्लायंस इंश्योर कंटिन्यूस जीएसपी प्लस बेनिफिट्स, वही जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है, plus benefits in international goodwill and challenges include freedom of speech restrictions, आपको बोलने की आज़ादी है, माइनॉरिटी राइट्स होने चाहिए, गवर्नेंस फ्रीडम होनी चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, एंड पाकिस्तान कंटिन्यूज टू अलाइन डोमेस्टिक पॉलिसीज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर बनाता है, उसके स्कीम के मुताबिक। सिक्योरिटी और काउंटर जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या कॉपरेशन है। पाकिस्तान एंड यूरोपियन यूनियन कोलैबोरेट ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटर रेडिकुलेशंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जो कि आप अपने मुल्क से पैसा गैर कानूनी दूसरे मुल्क भेजते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, एंड इलीगल ट्रैफिकिंग कंट्रोल, ट्रैफिकिंग ड्रग्स की भी हो सकती है और स्मगलिंग की भी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ों की। and European Union Pakistan security dialogue focuses on enhancing law enforcement and cyber security capacity, कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर बनाया जा सके, एंड साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो हैकर्स हजरात होते हैं वो पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम को साइबरली अटैक करते हैं, तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कोशिशें। दहशतगर्दी है वो भी, लेकिन डिजिटल, यू कैन से दैट डिजिटल terrorism, and joint initiatives improves regional and global stability, और मिलकर काम करना पाकिस्तान भी यूरोपियन यूनियन भी इससे बेहतरी आ सकती है रीजन के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इन्वायरमेंटल माहौलियात के हवाले से क्या काम किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन सपोर्ट्स पाकिस्तान थ्रू प्रोजेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मिटिगेशन मींस कम करना, मिटिगेट से निकला है, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर है, विंड है, एयर है, सन है, जिसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड डिजास्टर रिजिलियंस, जितने भी डिजास्टर एरियाज हैं उसको आप रोक सकें। प्रोग्राम्स लाइक स्विच एशिया एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, GCCA, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मस्ट इन्हेंस इन्वायरमेंटल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट, पाकिस्तान को मजीद इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। चैलेंजेस इन यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान रिलेशंस, कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसाइल हैं, वो कौन से हैं। देयर आर फोर इन नंबर्स। नंबर वन, ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस कंसर्न्स, कहीं पर ह्यूमन राइट्स सिक्योर नहीं हो पा रहे। ब्यूरोक्रेटिक डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस, जो प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल पीपल हैं, वो उसको नहीं कर पा रहे तो वो डिले होता जा रहा है, वो एक इशू है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशंस लिमिटेशंस, ट्रेड की डाइवर्सिफिकेशन है, ट्रेड एक जैसी नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ टैक्सेस है, किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ फ्री ट्रेड है, तो ये भी जो है लिमिटेशंस में काम कर रहा है, तो ये भी एक इशू है। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफेक्टिंग गवर्नेंस, और पाकिस्तान के चूंकि पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है उस वजह से भी आपकी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, गवर्नेंस अफेक्ट होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, फायदे क्या हैं। इन्हांस एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड ट्रेड वॉल्यूम, हमारी एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हो सकती है अगर इनके साथ बेहतर रिलेशंस हो। एक्सेस टू डेवलपमेंट एड एंड टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के हमें उस चीज़ की एक्सेस हो सकती है। एजुकेशन हमारी इम्प्रूव हो सकती है, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस सेक्टर हमारी इम्प्रूव हो सकती है, एंड स्ट्रेंथन पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वैल्यू भी बढ़ सकती है। अगर हम कंपैरेटिव समरी देखें ना ईसीओ वर्सेस यूरोपियन यूनियन की, तो अगर आस्पेक्ट चेक करें, नेचर चेक करें, तो ईसीओ जो है वो रीजनल है, एशिया बेस्ड है, इंटर कॉन्टिनेंटल है। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन है। पाकिस्तान का रोल अगर देखें तो पाकिस्तान फाउंडर मेंबर है और इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फोकस एरिया की बात करें तो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, ट्रेड गवर्नेंस डेवलपमेंट है। चैलेंजेस एंड पॉलिटिकल डिलेज की बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी, कंप्लायंस, ब्यूरोक्रेसी, ये इश्यूज हैं
जिसकी वजह से मसाइल सामने आते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। व्हाट वी स्टडीज टुडे, पाकिस्तान हैज़ कंट्रीब्यूटेड सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली मींस खास तौर पर, टू रीजनल कोऑपरेशन, ईसीओ एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, यूरोपियन यूनियन। इट्स एफर्ट्स स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमारी एफर्ट्स मजीद बेहतर होगी, कनेक्टिविटी के साथ एंड डिप्लोमेसी। एंड फ्यूचर हमने जो सक्सेस बताई है कि वो पॉलिसी स्टेबिलिटी पे आ सकती है, अगर आप पॉलिसी को स्टेबल रखिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रहे हो, रीजनल पीस, इतने में अमन लाएंगे तो तिजारत भी होगी और अमन भी होगा और बेहतर ताल्लुकात भी होंगे। एंड पाकिस्तान एक्टिव इंगेजमेंट इंश्योर्स इट्स कंटिन्यूड रेलेवेंस इन ग्लोबल अफेयर्स, की पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्या है, एक इम्पोर्टेंट मुल्क का हामिल है ड्यू टू पाकिस्तान जोग्राफी। Here are some questions, three questions for you. पाकिस्तान मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिस्क्राइब करें, कौन कौन सी है। आफ्टर रीडिंग द बुक पेजेस यू विल बी एबल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस इन द ईयू, जो कि जीएसपी स्कीम है, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है टैक्सेस के हवाले से, टैक्सेस पे करने होते हैं नहीं करने होते डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को। एंड कंपेयर पाकिस्तान engagement with ECO and the European Union in terms of objective and challenges, पाकिस्तान को आपने कंपेयर करना है, पाकिस्तान की इंगेजमेंट को चेक करना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ कैसी है, ECO के साथ कैसी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मकासद क्या क्या थे और मसाइल का सामना क्या क्या है। सो हेयर डियर स्टूडेंट्स, कोर्स कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह, स्मूथली चला, बहुत अच्छे तरीके से। इन टुडेज टॉपिक इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस अभी कर लें आज के टॉपिक में, और अगर जनरलाइज्ड क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह फिर हम वो नेक्स्ट अपनी मीटिंग रखेंगे, जो हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, तो फिर इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? करीब बच्चे कंप्लीटेड, मेरे पास जो बुक है उसमें कंप्लीटेड, आप मेरे साथ करनी वो बुक शेयर कर दीजिए फिर। एंड अपार्ट फ्रॉम बुक नोट्स एज वेल, ठीक है।